हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वर्मास ऑनलाइन अकेडमी में। दोस्तों, झारखंड सामान्य ज्ञान, आइए देखते हैं झारखंड जीके पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों जो आने वाले जेएसएससी एवं जेपीएससी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज का हमारा पहला प्रश्न है, झारखंड राज्य का निम्न में से कौन सा संसदीय क्षेत्र सबसे बड़ा है? विकल्प देख लेते हैं। पूर्वी सिंहभूम, रांची, पश्चिमी सिंहभूम या कोडरमा। दोस्तों, इसका सही उत्तर जो है ये है पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम जो है दोस्तों झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है। तो इसीलिए यहाँ पर दिए हुए ऑप्शंस में ऑप्शन सी पश्चिमी सिंहभूम सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। झारखंड के किस क्षेत्र से 8वीं सदी के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? ऑप्शंस देखते हैं। दूधपानी हजारीबाग, बेनूसागर सिंहभूम, इसको हजारीबाग या चैनपुर गुमला। दोस्तों, इसका सही उत्तर है दूधपानी हजारीबाग। दूधपानी हजारीबाग से दोस्तों 8वीं सदी के अभिलेख जो है वो प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ दिए हुए विकल्प में दूधपानी हजारीबाग ये सही उत्तर है। 8वीं सदी के अभिलेख दूधपानी जो कि हजारीबाग में है वहाँ से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन आता है, रघुनाथ महतो, जगन्नाथ पातर, दुर्जन सिंह, इनका संबंध किस जनजातीय विद्रोह से है? ऑप्शंस देख लेते हैं हम लोग। ढाल विद्रोह, चुआड़ विद्रोह, चेरो विद्रोह या भोक्ता आंदोलन। दोस्तों, इसका सही उत्तर है चुआड़ विद्रोह। ये सभी जो है दोस्तों चुआड़ विद्रोह के प्रखर नेता थे। तो दोस्तों, जो यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है, रघुनाथ महतो, जगन्नाथ पातर और दुर्जन सिंह, इनका संबंध किस जनजातीय विद्रोह से है? तो इसका उत्तर है दोस्तों चुआड़ विद्रोह। अगला प्रश्न आता है कि चेरो आंदोलन कब हुआ था? ऑप्शंस हम लोग देखते हैं। 1782 से 83 ईस्वी में, 1800 से 1818, 1817 या 1820 से 21। इसका सही उत्तर है वर्ष 1800 से 1818 ईस्वी में। चेरो आंदोलन जो है दोस्तों इसी बीच हुआ था। अगला प्रश्न आता है, मुंडा उलगुलान कब हुआ था? ऑप्शंस देखते हैं। 1858 से 95, 1895 से 1900, 1855 से 56 या 1832 से 33 ईस्वी। इसका सही उत्तर है 1895 से 1900 ईस्वी। मुंडा उलगुलान जो है ये 1895 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था और 1900 ईस्वी तक चला था। इसके जो नेतृत्व करता थे ये भगवान बिरसा मुंडा थे। अगला प्रश्न आता है, छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा के संस्थापक कौन थे? ऑप्शंस देखते हैं। ठेबले उरांव, थियोडोर सुरिन, जुएल लकड़ा या बोनीफेस लकड़ा। दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा, इसके संस्थापक कौन थे? इसका जो सही उत्तर है दोस्तों ये है थियोडोर सुरिन। छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा के संस्थापक थे थियोडोर सुरिन। अगला प्रश्न आता है कि मुंडा शासन व्यवस्था में 2 या 2 से अधिक गांव के बीच के लड़ाई झगड़ों का निपटारा कौन करता है? दोस्तों, मुंडा शासन व्यवस्था, जैसा कि मैंने पूर्व के वीडियोज़ में बताया है कि मुंडा शासन व्यवस्था जो है ये मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था है और इसमें 2 या 2 से अधिक गांव के बीच झगड़े का निपटारा कौन करता है, यह है प्रश्न। दोस्तों, कई गांव मिलाकर जो है इसमें से परहा का निर्माण होता है और परहा के जो प्रमुख होते हैं दोस्तों ये होते हैं परहा राजा, और इनका काम होता है 2 या 2 से अधिक गांव के बीच जो लड़ाई झगड़ा हो उसका निपटारा करना। तो यहाँ पर जो कुछ प्रश्न दिया जा रहा है कि 2 या 2 से अधिक गांव के बीच लड़ाई झगड़ों का निपटारा कौन करता है मुंडा शासन व्यवस्था में? तो इसका सही उत्तर है परहा राजा। अगला प्रश्न आता है, परहा पंचायत शासन व्यवस्था में परहा पंचायत का प्रधान कौन होता है? ऑप्शंस हम लोग देखते हैं। परहा राजा, परहा दीवान, मानकी या परगनेत। दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है यह परहा राजा। परहा पंचायत शासन व्यवस्था जो है दोस्तों ये उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था है और इसमें परहा पंचायत का प्रधान जो होता है वो परहा राजा होता है और परहा दीवान जो होता है दोस्तों ये सर्वोच्च अधिकारी होता है। सर्वोच्च अधिकारी, ये परहा के सर्वोच्च अधिकारी जो है ये परहा दीवान होते हैं और परहा राजा जो होते हैं वो परहा पंचायत के प्रधान होते हैं। अगला जो प्रश्न है, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में
मुंडा के आदेशों को गांव के लोगों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? विकल्प हम लोग देख लेते हैं। भूंयहर, तहसीलदार, डाकुआ या मांझी। दोस्तों इसका सही उत्तर है सी, डाकुआ। डाकुआ जो है दोस्तों ये मुंडा के आदेशों को गांव तक पहुंचाने का कार्य करता है। मुंडा मान की शासन व्यवस्था में मुंडा जो है ये गांव का प्रमुख होता है और उसका जो सहयोगी होता है वो होता है डाकुआ, और इसका कार्य होता है कि जो मुंडा के आदेश जो हैं उनको गांव के लोगों तक पहुंचाना। अगला प्रश्न है दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? विकल्प देखते हैं हम लोग। टोरी, लातेहार, दुधवा पहाड़ी, दुमका, नगड़ी, रांची, चैनपुर, गुमला। दोस्तों नदियों के उद्गम स्थल से जुड़ा हुआ प्रश्न जो है जनरली पूछा जाता है जेएसएससी की परीक्षाओं में। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो इसका जो सही उत्तर है यह है टोरी, लातेहार। दामोदर नदी जो है दोस्तों ये टोरी, लातेहार से निकलती है और ये जाकर मिलती है हुगली नदी में पश्चिम बंगाल में, कोलकाता के पास। अगला प्रश्न आता है कि दसम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? विकल्प हम लोग देखते हैं। कोयल नदी, अजय नदी, कांची नदी या स्वर्ण रेखा नदी। दोस्तों दसम जलप्रपात जो है ये स्थित है कांची नदी पर। तो दिए हुए विकल्प में ऑप्शन सी कांची नदी जो है ये सही उत्तर होगा। स्वर्ण रेखा नदी पर दोस्तों हुंड्रू जलप्रपात स्थित है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि स्वर्ण रेखा नदी पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? हुंड्रू जलप्रपात, जो कि झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है, और कांची नदी पर स्थित है दसम जलप्रपात। अगला प्रश्न आ रहा है राजमहल क्षेत्र में पाए जाने वाले काली मिट्टी का निर्माण किन चट्टानों से हुआ है? ऑप्शंस देखते हैं हम लोग। नीस, ग्रेनाइट, बेसाल्ट या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों यह है बेसाल्ट चट्टान। राजमहल क्षेत्र में अधिकतर जो है वो काली मिट्टी पाई जाती है और इस काली मिट्टी का निर्माण जो है ये हुआ है बेसाल्ट चट्टानों से। क्वेश्चन नंबर 13 आता है पतरातु ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों पतरातु ताप विद्युत संयंत्र जो है इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी, ये है प्रश्न। ऑप्शंस हम लोग देख रहे हैं 1948, 1965, 1953 या 1973। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है यह है वर्ष 1973। वर्ष 1973 में पतरातु ताप विद्युत संयंत्र इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 14 आता है पारसनाथ वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? ऑप्शंस हम लोग देखते हैं। कोडरमा, गिरिडीह, देवघर या धनबाद। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों यह है गिरिडीह। गिरिडीह जिले में पारसनाथ वन्य जीव अभयारण्य स्थित है और दोस्तों गिरिडीह जिले में ही पारसनाथ पर्वत भी स्थित है। तो यहाँ जो प्रश्न है कि पारसनाथ वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में है, तो इसका उत्तर है गिरिडीह। क्वेश्चन नंबर 15 छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में कुल कितनी धाराएं हैं? यहाँ पर दोस्तों सीएनटी एक्ट से जुड़ा हुआ एक प्रश्न जो है ये दिया गया है कि सीएनटी एक्ट में कुल कितनी धाराएं हैं। ऑप्शंस हम लोग देखते हैं 271, 260, 255 या 267। दोस्तों इसका सही उत्तर है 271 धाराएं। सीएनटी एक्ट में टोटल जो है ये 271 धाराएं हैं। अगला प्रश्न आता है कि बंगाल का प्रवेश द्वार के नाम से कौन सा स्थान जाना जाता है? ऑप्शंस हम लोग देख लेते हैं। पलामू किला, तेलियागढ़ किला, रातू किला या दामोदर नदी। दोस्तों बंगाल का प्रवेश द्वार इस नाम से जाना जाता है तेलियागढ़ किले को। तेलियागढ़ किला जो है दोस्तों इसे बंगाल का प्रवेश द्वार के नाम से भी जाना जाता है। तो जो यहाँ प्रश्न दिया गया है इसका सही उत्तर है बी, तेलियागढ़ किला। क्वेश्चन नंबर 17 आता है भारत की अब्रक राजधानी किस स्थान को कहा जाता है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है दोस्तों कि अब्रक राजधानी जो है भारत का वो किस स्थान को कहा जाता है। इसका दोस्तों ऑप्शंस है हमारे पास धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा या बोकारो। बहुत ही आसान प्रश्न, जैसा कि मैंने कहा दोस्तों कोडरमा जिले को भारत की अब्रक राजधानी के नाम से भी संबोधित किया जाता है, बोला जाता है। तो इसका सही उत्तर है कोडरमा। अगला प्रश्न आता है वर्ष 2011 में झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल में प्रीति कुमारी ने खेल स्पर्धा में
कांस्य पदक जीता? किस खेल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है प्रीति कुमारी ने 34वें राष्ट्रीय खेल में, जो कि 2011 में आयोजित हुई थी और झारखंड में आयोजित हुई थी? यह है प्रश्न। ऑप्शन हम लोग देखते हैं, ताइक्वांडो, तीरंदाजी, मुक्केबाजी या भारोत्तोलन। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है यह ताइक्वांडो। वर्ष 2011 में झारखंड में जो राष्ट्रीय खेल हुआ था, 34वां राष्ट्रीय खेल, इसमें प्रीति कुमारी ने ताइक्वांडो में कांस्य पदक जीता था। अगला प्रश्न आता है कि संथाली भाषा की प्रथम उपन्यास कौन सी है? संथाली भाषा का जो प्रथम उपन्यास है ये कौन सा है? यह प्रश्न। ऑप्शन हम लोग देखते हैं, कुकमो, हाड़ मवाक आतो, विदु चांदन या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों संथाली भाषा का जो प्रथम उपन्यास है यह है हाड़ मवाक आतो। तो जो दिए हुए ऑप्शंस में सही उत्तर जो है यह है ऑप्शन बी, हाड़ मवाक आतो। अगला प्रश्न आता है जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, एम्स देवघर की स्थापना किस वर्ष हुई है? ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, वर्ष 2017, 2021, 2019 या 2015। दोस्तों इसका सही उत्तर है सी, वर्ष 2019। वर्ष 2019 में दोस्तों देवघर एम्स की स्थापना की गई है, तो इसीलिए दिए हुए विकल्प में ऑप्शन सी, वर्ष 2019 जो है ये सही उत्तर होगा। तो दोस्तों आप देख रहे हैं वर्मास ऑनलाइन अकेडमी। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल वर्मास ऑनलाइन अकेडमी को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में इस तरह के सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको समय समय पर मिलते रहें, आपकी JSSC की तैयारी अच्छे से हो सके। धन्यवाद।